खेल का। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बैठ जाइए मजबूती से, क्योंकि ये सफर शुरू होता है 1994 से और ले जाएगा आपको 2025 तक, उन सीक्रेट मिशनों के अंदर जहां रो और आईबी के अफसरों ने रात दिन एक कर दिए दाऊद का खेल खत्म करने के लिए। दोस्तों, भारतीय जासूसी एजेंसी रो के सुपर कॉप जासूस अजीत डोभाल के हाथ दाऊद की गर्दन तक पहुंच चुके थे। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया था जो जासूसी के इतिहास में बड़ा नाम रखता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पूरा प्लान बैक करना पड़ता है। दोस्तों, दाऊद को न्यूट्रलाइज करने के लिए रो एक बार नहीं बल्कि कई बार मिशन लॉन्च कर चुकी है, जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में रो के वो 2 सीक्रेट मिशन आपको बताने वाला हूं जो आपको होश उड़ा देंगे। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप रो के बारे में और दाऊद के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ऑपरेशन दाऊद की कहानी शुरू करते हैं। 1993 मुंबई ब्लास्ट ने 257 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। उस वक्त हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों ने कसम खा ली थी कि इसके गुनहगार दाऊद को अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। लेकिन क्या इतना आसान था दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ना या मार गिराना? क्या हुआ जब हमारी एजेंसियों ने पहली बार प्लान बनाया उसे ठिकाने लगाने का? कैसे अजीत डोभाल दाऊद की गर्दन दबोचने ही वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने कैसे खेल बिगाड़ दिया? और आखिर क्यों 3 दशक बाद भी दाऊद हमारी पकड़ से बाहर है? इन सारे सवालों के जवाब छुपे हैं इस कहानी में। साल 1994 मुंबई बम धमाकों के ठीक 1 साल बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और अंदर खाने एक जबरदस्त मिशन की तैयारी हो चुकी थी। रॉ यानी भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी और आईबी यानी भारत के आंतरिक खुफिया विभाग के कुछ जांबाज अफसरों ने ठान लिया कि अब की बार दाऊद का काम तमाम करके ही लौटेंगे। लेकिन प्लान क्या था? पता चला कि दाऊद उस वक्त दुबई से निकलकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में पनाह ले चुका है। एजेंटों ने सोचा दाऊद को या तो वहीं कराची में ढेर करेंगे या उठाकर हिंदुस्तान ले आएंगे। दिलचस्प बात यह थी दोस्तों कि इस मिशन के लिए बाकायदा एक सीक्रेट टीम को हरी झंडी भी मिल गई थी। टीम खामोशी से नेपाल पहुंची, क्योंकि वहां से चुपचाप कराची घुसना आसान हो सकता था। हथियार बाद में स्मगल करके पहुंचाए जाने थे और प्लान एकदम सेट था। लग रहा था अब दाऊद का खेल खत्म। लेकिन तभी हुआ एक तगड़ा ट्विस्ट। सरकार ने ऐन मौके पर ब्रेक लगा दिए। खुद हिंदुस्तानी हुकूमत ने आखिरी पल में इस मिशन को वीटो कर दिया। टीम काठमांडू में तैयार बैठी थी और जैसे ही दिल्ली में अफसरों ने ऊपर खबर भेजी कि हम तैयार हैं, बस ऑर्डर दो, वहीं से ऑर्डर आया, मिशन कैंसिल। ये सुनते ही जवानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सरकार कल तक मिशन के लिए हां कह रही थी, उसने अचानक मना कर दिया? ये राज खुद आज तक पूरी तरह साफ नहीं हुआ। ना कोई ठोस वजह बताई गई, ना कोई ऑफिशियल बयान। बस ऑपरेशन रद्द हो गया और हमारी वो पहली और शायद सबसे सुनहरा मौका हाथ से फिसल गया। आज कयास लगाए जाते हैं, क्या सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आई थी या दाऊद के कुछ ऊंचे रसूखदार दोस्तों ने उसे बचा लिया? कुछ सूत्र बताते हैं कि उस दौर में दाऊद के भारत के कई ताकतवर लोगों से रिश्ते थे। बड़े नेता, उद्योगपति, फिल्म जगत के लोग और यहां तक कि कुछ भ्रष्ट पुलिस अफसर भी। डर यह था कि अगर दाऊद पकड़ा गया या मार दिया गया तो कई बड़े लोगों के नाम उजागर हो सकते हैं। सोचिए 1994 में अगर दाऊद के मुंह से राज खुलते कि किन किन नेताओं और अफसरों ने उसके साथ सांठगांठ की थी, तो हिंदुस्तान की सियासत में तूफान मच जाता। यह भी कहा जाता है कि दाऊद 1992 में महाराष्ट्र के एक हवाला डील जो करीब 72 करोड़ रुपए की थी, उसमें कई सफेद पोशों को फंसा सकता था। मतलब दाऊद जिंदा पकड़ा गया तो बहुतों की नींद हराम हो जाती। ऐसे ही एक वाकये का जिक्र करते हैं खुफिया अफसर बी रमन कि 1993 के धमाकों के बाद जब कॉल इंटरसेप्ट की गई तो एक केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय का नाम आता रहा। कहा गया कि राय के दिल्ली वाले बंगले के नौकर क्वार्टर में दाऊद के गैंग का एक आदमी रहता था और उसी मंत्री के ऑफिस ने कभी एक पब्लिक सेक्टर गेस्ट हाउस में भी
दाऊद के बंदों को ठहराने में मदद की थी। यानी दाऊद के तार दिल्ली की सत्ता तक जुड़े हुए थे। सोचिए, यही सब राज यदि खुल जाते तो कितनी बवाल मचती। हो सकता है इसी वजह से 1994 में मिशन पर वीटो लग गया हो। सरकार की मंशा चाहे जो रही हो, मगर परिणाम यह हुआ कि दाऊद तब बच निकला। 1994 के बाद से दोस्तों, भारत ने दाऊद को मारने काबू करने की कोई उतनी सीरियस कोशिश लंबे समय तक नहीं की। कई हुकूमतें आई गईं, बयानबाजी हुई, पर असल एक्शन नहीं। ऊपर से हमारे नेता हमेशा कहते रहे दाऊद पाकिस्तान में है, हम क्या करें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी अब शुरू होती है। इस बार रो मोसाद वाली स्टाइल में काम स्टार्ट करती है। दाऊद पाकिस्तान भागकर अपनी नई जिंदगी बसा रहा था, तो इधर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भूचाल आ चुका था। दाऊद के ही गैंग का खास गुर्गा छोटा राजन अब उसका जानी दुश्मन बन चुका था, क्योंकि 1993 के ब्लास्ट के बाद से राजन ने दाऊद का साथ छोड़ दिया। ब्लास्ट्स में सैकड़ों मासूमों की मौत ने राजन को दाऊद से दूर कर दिया था। राजन हिंदू था, उसे दाऊद के इस खूनी खेल से सख्त आपत्ति हुई। दोनों गिरोह अलग हो गए और शुरू हो गई एक नई गैंगवार। तब दाऊद ने कसम खाई राजन को रास्ते से हटाने की। साल 2000 में बैंकॉक में दाऊद के शूटर छोटा शकील ने राजन पर हमला करवाया दिया। होटल में घुसकर गोलियां बरसाईं। राजन मौत के मुंह से बाल बाल बच निकला, लेकिन उसका भरोसेमंद साथी तंजानिया का रोहित वर्मा मारा गया। इस हमले के बाद राजन का खून खौल उठा। उसने ठान लिया था कि अब वो दाऊद का खेल खत्म करके बदला लेगा। और दोस्तों, यहीं पर भारतीय एजेंसियों को एक आइडिया आया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मतलब जो काम सरकारी तौर पर मुश्किल है, उसे अंडरवर्ल्ड के जरिए ही करवा दो। रॉ और आईबी के अफसर चुपचाप छोटा राजन के संपर्क में आ गए। राजन भी समझ चुका था कि हिंदुस्तानी एजेंसियों का साथ लेकर ही वो दाऊद तक पहुंच सकता है। तो दोनों का मकसद एक हो गया कि दाऊद को मार गिराना है। साल 2003 के आसपास राजन ने अपने गैंग के जरिए दाऊद को चोट पहुंचानी शुरू कर दी। दाऊद का खास आदमी शरद शेट्टी दुबई में मारा गया। कहा गया कि यह काम राजन ने कराया था। कई और शूट आउट हुए, जिसमें दाऊद के गुर्गे ढेर हुए। इन वारदातों से दाऊद तिलमिला तो रहा था, लेकिन अभी तक खुद सुरक्षित था, क्योंकि वो पाकिस्तान की शरण में बैठा था। और दोस्तों, अब कहानी में एंट्री होती है इंडिया के सुपर स्पाई पूर्व आईबी चीफ अजीत डोभाल की। रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। राजन खुद तो भारत में नहीं था, लेकिन उसके दो सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर थे, विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा। डोभाल ने इन्हें चुन लिया दाऊद का खेल खत्म करने के लिए। अब और इनके जरिए ही असली डी कंपनी के दी एंड की स्क्रिप्ट लिख डाली। Booking.com ऐप पर अपने लिए बेहतरीन होटल खोजें। सैकड़ों फिल्टर में से चुनें और आसानी से बुक करें। आज ही ऐप डाउनलोड करें। If you guys have just literally $1, you can get a scooter just like this. AliExpress is having a crazy deal for literally $1. You can get 3 items for $1. So I got this scooter, a brand new backpack as well, and I also got a new controller. AliExpress is having a huge new deal, so you get 3 things for literally just $1. All 3 things will be 99 cents. There's so many things to choose from. Go to AliExpress right now, pick out 3 things, and it'll literally be just $1. साल 2005 जगह थी दुबई की आलीशान होटल ग्रैंड हायट। मौका था दाऊद इब्राहिम की बड़ी बेटी महरुख की शादी का रिसेप्शन। दाऊद की बेटी की शादी, और वो भी पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ। पूरे अंडरवर्ल्ड के लिए ये एक बड़ा इवेंट था। निकाह 9 जुलाई को मक्का में होना तय था और रिसेप्शन 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में। दाऊद के लिए ये इवेंट छोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि ये उनकी आखिर बेटी की शादी थी। दुबई में दाऊद जरूर शिरकत करने आने वाला था। बस फिर क्या था, भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। ऐसा सुनहरा मौका फिर कब मिलता? दाऊद कहां होगा, कब होगा, ये पक्की खबर हाथ लग चुकी थी। अजीत डोभाल तुरंत एक प्लान बनाते हैं, ऑपरेशन दाऊद।
फैसला हुआ कि भारत सीधे अपने कमांडो नहीं भेजेगा, क्योंकि सरकार पूरी डिनायबिलिटी चाहती थी, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए तो भारत फंस ना जाए। इसलिए तय हुआ कि छोटा राजन गैंग के शूटर्स इस काम को अंजाम देंगे। अगर मिशन कामयाब तो श्रेय भले ना लें, पर देश का दुश्मन साफ, और अगर नाकाम तो भारत का नाम नहीं आएगा। डोभाल ने खुद इस ऑपरेशन की कमान संभाली। राजन ने अपने 2 शार्प शूटर विक्की और तनाशा को चुना, जो मर मिटने को तैयार थे। अब शुरू हुई उनकी खुफिया ट्रेनिंग। इन्हें भारत में ही एक सीक्रेट लोकेशन पर ट्रेन किया गया। दुबई के होटल का नक्शा, शूटिंग पोजीशंस सब रटाया गया। दोनों को फर्जी नामों से पासपोर्ट और टिकट दिए गए, ताकि ये आराम से दुबई पहुंच सकें और वहां आम मेहमान बनकर पार्टी में शामिल हों। प्लान था, रिसेप्शन के दौरान दाऊद जैसे ही बेफिक्र होकर परिवार के साथ बैठेगा, दूर कहीं से एक सटीक शॉट और काम तमाम। सुनने में परफेक्ट प्लान था, लेकिन दोस्तों, असली जिंदगी की स्क्रिप्ट में ट्विस्ट कहीं भी आ जाता है। यहां भी आया। जब ये सारे तैयारियां भारत में चल रही थीं, तभी मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों को भनक लग गई कि शहर में राजन गैंग के 2 शूटर छिपे हुए हैं। दरअसल राजन और दाऊद की गैंग वार मुंबई पुलिस अच्छी तरह जानती थी। कहते हैं दाऊद की मुंबई पुलिस के कुछ भेदिए लगातार इसकी खबर रख रहे थे कि राजन के बंदे कहां हैं। अचानक मुंबई पुलिस एक्टिव हुई और इन शूटरों की तलाश में जुट गई। यहां राजनीति का गंदा खेल भी शामिल था। आरोप लगे कि मुंबई पुलिस के कुछ बड़े अफसर दाऊद की जेब में थे। पैसे या प्रेशर के चलते दाऊद ने उनमें जान पहचान बना रखी थी, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि दाऊद को कोई हाथ लगाए। इस पर बाद में पूर्व गृह सचिव R.K. सिंह ने भी खुलासा किया कि कुछ मुंबई पुलिस वालों ने जानबूझकर दाऊद से अपनी यारी निभाने के लिए इस ऑपरेशन में सैबोटाज किया। लेकिन बात आती है कि आखिर डोभाल दाऊद की गर्दन तक कैसे पहुंचे थे और इस ऑपरेशन में कैसे गद्दारी हो गई। चलिए जानते हैं। जुलाई 2005 दिल्ली के एक होटल का कमरा। यहां अजीत डोभाल, विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को आखिरी ब्रीफिंग दे रहे थे। टेबल पर दुबई के ग्रैंड हयात का ब्लूप्रिंट खुला था। डोभाल समझा रहे थे कि कहां पोजीशन लेनी है, शार्प शूटर को कौन सी विंडो मिल सकती है, एग्जिट मार्ग क्या होगा। तीनों लोग मैप पर झुके हुए थे। माहौल में तनातनी थी, लेकिन एक दृढ़ निश्चय भी कि इस बार दाऊद बचेगा नहीं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। दर्जन भर पुलिस वाले बंदूक ताने अंदर घुस आते हैं। ये थे मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर, जिनको उनके बॉस ने खास दिल्ली भेजा था। इस खबर के साथ कि दिल्ली में राजन गैंग के शूटर छिपे हैं और कोई बड़ा कांड करने वाले हैं। इस टीम को लीड कर रहे थे डीसीपी धनंजय कमलाकर, जिन्हें बताया गया था कि राजन के आदमियों ने किसी नेता या बिजनेसमैन की सुपारी लेकर देश में घुसपैठ की है। अब दिल्ली के होटल में इन्हें 2 मोस्ट वांटेड शूटर्स मिल गए थे। पुलिस टीम ने सोचा, बड़ा तीर मार लिया। अजीत डोभाल ये देखकर सन्न रह गए। उन्होंने पुलिस वालों पर चिल्लाकर कहा, रुको, तुम जानते नहीं क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी पहचान बताने की कोशिश की। आखिरकार वे देश के पूर्व आईबी चीफ थे, इतने बड़े ऑपरेशन के लीडर। लेकिन कमलाकर ने कोई बात सुने बिना आदेश दिया कि मल्होत्रा और तनाशा को गिरफ्तार करो। डोभाल गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने पुलिस को समझाना चाहा कि ये देश का काम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस टीम टस से मस नहीं हुई। विक्की और फरीद को पकड़कर हथकड़ियां लगा दी गईं। सारा ब्लूप्रिंट वगैरह जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन की पोल खुल चुकी थी। दोस्तों सोचिए, जिस मिशन को इतना गोपनीय रखा गया था, वो अपने ही देश की पुलिस के हाथों धराशायी हो गया। डोभाल के तो मानो सपनों पर पानी फिर गया। उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ा और मिशन वहीं रद्द करना पड़ा। उधर मुंबई पुलिस अपनी पीठ थपथपाते हुए शार्प शूटर्स को लेकर उड़ चली, जैसे उन्होंने कोई बड़ा आतंकवादी हमला टाल दिया हो। अगले ही दिन देश भर के अखबारों में बड़ी हेडलाइन छपी, दाऊद को मारने की साजिश नाकाम, मुंबई पुलिस ने 2 शूटर दबोचे। बाद में जब हंगामा मचा तो पूछताछ हुई। अजीत डोभाल ने सार्वजनिक रूप से इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा, भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो उस दिन घर पे टीवी देख रहा था। देश के एक जांबाज जासूस को अपना ही ऑपरेशन नकारना पड़ा, क्योंकि अगर वो सच बोलते तो कोहराम मच जाता कि भारत ने विदेश में हत्या की साजिश रची। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के जिन अफसरों पर शक था, वो भी साफ मुकर गए। लेकिन देश के खुफिया हलकों में सभी जानते थे, ये खेल अंदर से ही बिगाड़ा गया। बाद में सरकारी अफसरों ने माना कि यह अब तक का सबसे साहसी
मगर विवादास्पद ऑपरेशन था जो एजेंसियों की आपसी खींचतान की भेंट चढ़ गया। दाऊद एक बार फिर बच निकला। इतना ही नहीं, अब तो वो और सतर्क हो गया। उसे खबर मिल चुकी थी कि भारत उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है और यहां तक कि उसकी बेटी की शादी में भी उसे मारने की कोशिश हुई थी। सो दाऊद ने भी अपने सुरक्षा घेर को और मजबूत कर लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहानी आज भी जारी है। दाऊद अब इतना डर चुका है कि वो बाहर निकलने भर से डरता है। 2005 के दुबई कांड के बाद दाऊद ने शायद कसम खा ली कि अब वो बेफिक्री से ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं दिखाई देगा। निकाह के बाद दाऊद दुबई छोड़ चुका था। असल में 9 नवंबर के हमलों के बाद से ही अमेरिका ने दाऊद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय नजर थी। उसने दुबई जाना लगभग बंद कर दिया और पूरी तरह पाकिस्तान में ही छिपकर रहने लगा। पाकिस्तान ने भले दुनिया के सामने 100 बार कहा हो दाऊद हमारे यहां नहीं है, मगर सच्चाई उलटी थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों को पक्का पता था कि दाऊद कराची में ही रहता है। कराची के सबसे पॉश इलाके क्लिफ्टन में, जहां बड़े बड़ों के बंगले हैं, वहीं ब्लॉक 4 में एक शानदार कोठी में दाऊद ने डेरा जमा रखा था। इतना ही नहीं, उस कोठी का निकनेम था व्हाइट हाउस। सफेद रंग का विशाल बंगला सऊदी मस्जिद के पास, जिसे दाऊद ने अपनी अय्याशियां और मीटिंग्स के लिए बना रखा था। कहते हैं इस क्लिफ्टन वाले घर में दाऊद ने अपनी सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त कर रखे थे। ऊंची बाउंड्री, अंदर प्राइवेट गार्ड, सीसीटीवी, और माना जाता है कि एक अंडरग्राउंड बंकर और सुरंग भी बनाई गई थी ताकि खतरा भांपते ही भाग निकलने का रास्ता हो। दाऊद कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं था। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI का खास प्यादा था। ISI ने ही उसे कराची में नई पहचान, नया नाम, नई सुरक्षा दी हुई थी। मुंबई पुलिस के अनुसार दाऊद नकली नाम से वहां रहता था, शायद एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की आइडेंटिटी लिए। बदले में दाऊद भी ISI के लिए काम करता था। यहां एक बड़ा खेल चल रहा था। पाकिस्तानी एजेंसी ISI दाऊद को पूरी शरण देती थी और दाऊद अपनी काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा। 2013 में गिरफ्तार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने इंडियन इंटेलिजेंस को बताया था कि ISI ने दाऊद को सौदा ऑफर किया था कि तू हमारी पनाह में रह, बदले में अपनी कमाई का 30% हमारे जिहादी नेटवर्क में लगाओ। इसी डील पर दाऊद बरसों से पाक में मजे से बैठा है। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा दाऊद के डी कंपनी के धंधों से आता है और उसमें से मोटा पैसा ISI को जाता है। Viaje com dados ilimitados. A Holafly permite que você acesse a internet em mais de 200 destinos, sem tarifas de roaming, para que você continue usando seus aplicativos favoritos e fique conectado com seus entes queridos. Milhares de viajantes confiam na Holafly. Obtenha o seu eSIM e não perca nada. Hi guys, this is a video for small business owners out here. You can create your business domain in few minutes with GoDaddy. It is also the world's largest domain register that's gonna offer you a vast selection of over 500 domain extensions. But what really impressed me is all the eligible domains gonna come with free privacy protections for life. Plus, they have an award-winning customer support. So, what are you waiting for? Start your journey with GoDaddy and power up your business. कराची में दाऊद के कई ठिकाने हैं। भारतीय एजेंसियों ने उसकी 3 पते तो पक्के तौर पर ढूंढ निकाले थे। एक तो वही क्लिफ्टन वाला व्हाइट हाउस, दूसरा कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA इलाके में खैबान तंजीम रोड पर एक बंगला, और तीसरा इस्लामाबाद में मारगल्ला रोड पर एक सुरक्षित घर। इसके अलावा खबर है कि हाल के सालों में उसने कराची के शरीन जिन्ना कॉलोनी में एक नया मकान लिया, जो कि पाक नेता बिलावल भुट्टो के घर के पास ही है। मतलब पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों के पड़ोस में दाऊद आराम से रहता है। वैसे भी पाक सेना और कुछ सियासी लोगों के साथ उसके सीधे रिश्ते हैं। ISI ऑफिसर और पाक आर्मी के अफसर उसकी मेहमानियों में शामिल होते रहे हैं। 2011 में एक बड़ा खुलासा हुआ था। दाऊद ने अपने बेटे मोइन की शादी कराची में बड़े धूमधाम से की, जिसमें पाकिस्तान की आला शख्सियतें शरीक हुईं। उसी साल की शुरुआत में उसने अपनी छोटी बेटी मेहरीन की शादी भी कराची में चोरी छिपे